Hello friends, welcome to my channel CBSE History and Social Science. I am Vijendra Nagda. Once again, welcome you all. Today we will discuss class 12 chapter 2 Political and Economic History part 2. आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 के दूसरे चैप्टर राजनीतिक और आर्थिक इतिहास और क्या अभिलेख हमें बताते हैं के दूसरे पार्ट के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। आज की इस वीडियो में हम मौर्यन एम्पायर, अशोका इंस्क्रिप्शंस और उसके साथ ही साथ मौर्यन एम्पायर के बाद पोस्ट मौर्यन एम्पायर की जो हिस्ट्री है, उसके रूलर्स हैं, डायनेस्टीज़ हैं, फिर न्यू नोशंस ऑफ किंगशिप हैं, रूरल एरियाज़ की जो पीपल हैं, इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले हम मौर्यन एम्पायर को देखते हैं। मौर्यन एम्पायर का मैप में अगर हम देखें तो ये पूरा जो लाइट ग्रीन कलर का एरिया आप देख सकते हैं, एक बहुत बड़े पॉट में फैला हुआ एक विशाल साम्राज्य था, जो भारत ही नहीं, भारत के आसपास के बहुत सारे क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें बांग्लादेश भी आता है, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान से लेकर यहाँ तक कि ईरान के भी बहुत सारे क्षेत्र इस मौर्यन एम्पायर के साम्राज्य में मिले हुए थे। और इसका जो पीरियड है 321 बीसी से लेकर 185 बीसी तक का पीरियड था। ये उस युग में विश्व के बहुत बड़े साम्राज्यों में से एक था, और ये अलेक्जेंडर या सिकंदर के भारत आक्रमण के कुछ ही समय बाद स्थापित हुआ एक विशाल साम्राज्य था, जो पूरे इस भारतीय उपमहाद्वीप में फैला हुआ था। अब बात करते हैं इस मौर्यन एम्पायर के रूलर्स और उनके जो डायनेस्टी के बारे में। तो मगध के उत्थान में मौर्यन एम्पायर का जो विकास हुआ वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। यानी मगध जो एक इतना बड़ा साम्राज्य बना, उस साम्राज्य के बनने में मौर्यन एम्पायर या मौर्यन डायनेस्टी का बहुत बड़ा रोल था। मौर्यज ने ही मगध को एक विशाल साम्राज्य के रूप में परिणित कर दिया था। इस साम्राज्य की स्थापना जो की थी वो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा 321 बीसी में, ठीक है, 321 बिफोर क्रिश्चियन एरा में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा की गई थी। और उनका ये जो साम्राज्य था वो अफगानिस्तान, बलूचिस्तान के क्षेत्र से भी आगे तक फैला हुआ था, और लगभग पूरा भारत इसके अंतर्गत आता था, सिर्फ दक्षिण के कुछ भाग को छोड़कर। और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद इस वंश के महानतम राजाओं में से, विश्व के महानतम राजाओं में जिसका नाम आता है वो अशोका द ग्रेट, इसी चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र था, पोता था, ग्रैंडसन था, जो अपनी कलिंग विजय के लिए भी प्रसिद्ध था या जाना जाता है। कलिंग जो कि उड़ीसा का प्राचीन नाम था, उसको जीतने का श्रेय जो है वो अशोक को जाता है। तो ये दो मेन रूलर है, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोका, जिन्होंने इस साम्राज्य के विकास में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया था। अब सबसे पहले हम बात करते हैं मौर्य साम्राज्य की हिस्ट्री को जानने के सोर्सेज क्या है हमारे पास, किन सोर्सेज से हमें इस मौर्य साम्राज्य के इतिहास की जानकारी मिलती है। तो मौर्य साम्राज्य के इतिहास की जानकारी को जानने के हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल है, और उन सोर्सेज में स्पेशली कुछ जो महत्वपूर्ण है वो है अशोकास के इंस्क्रिप्शंस। अशोका के बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस इस पीरियड के अब देश के अलग अलग भागों से प्राप्त हुए हैं, और वो इंस्क्रिप्शंस जो है अशोका के शासन के साथ ही साथ उस समय के समाज और इतिहास की भी बहुत सारी जानकारी हमें प्रदान करते हैं। तो आर्कियोलॉजिकल अगर सोर्सेज की बात करें तो बहुत सारे स्कल्पचर्स और अशोका के इंस्क्रिप्शंस इस पीरियड के प्रमुख सोर्सेज हैं। फिर अगर हम साहित्यिक स्रोतों की बात करें तो इस समय दो बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकें इस समय लिखी गई थी। एक थी मैगस्थनीज की इंडिका, इंडिका रिटन बाय मैगस्थनीज, और दूसरी बुक जो इस समय लिखी गई थी वो थी अर्थशास्त्र, जो कि चाणक्य के द्वारा या कौटिल्य के द्वारा लिखी गई थी। ये दो बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो इस मौर्य पीरियड के इतिहास की बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमें प्रदान करते हैं। इन दोनों के अलावा इस समय बहुत सारे बुद्धिस्ट और जैन लिटरेचर, पुराणिक लिटरेचर है, उनमें भी मौर्य कालीन इतिहास की बहुत सारी जानकारियाँ हमें उपलब्ध होती है। तो साहित्यिक सोर्सेज में मेन इंडिका और अर्थशास्त्र है। इसके अलावा जैन, बुद्धिज्म और पुराणिक लिटरेचर जो है बहुत सारी जानकारी देते हैं। फिर हम अगर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की बात करें तो यहाँ पर हम एक मैप में देख सकते हैं कि अशोका के जो स्तंभ हैं भारत के बहुत सारे भागों में अवेलेबल हुए हैं, मिले हैं, जिसमें वर्तमान पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्र से लेकर पूरे भारत के, दक्षिण भारत तक के विभिन्न जगहों पर अशोक के जो अभिलेख मिले हैं, जिसमें उसकी प्रमुख जो रॉक एडिक्ट्स हैं
वो यहाँ पर जो है एक स्क्वायर, ब्लैक स्क्वायर से दिखाया गया है, जिसमें शाहबाज गढ़ी जो है वो जो है पाकिस्तान के क्षेत्र में स्थित है। कंधार अफ़गानिस्तान में भी उनके इंस्क्रिप्शंस मिले हैं। इसके अलावा कालसी जो है वहाँ पर मिले हैं। फिर उसके बाद रॉक एडिक्ट्स में से धौली जो कि उड़ीसा में है। फिर उसी के पास में जोगाड़ा जो है वो भी उड़ीसा में है। फिर अमरावती जो है वो मिला है। येरागढ़ी गुड़ी जो है वो भी है। सनाथी है, सोपारा है, गिरनार इंस्क्रिप्शन से, ये बहुत सारे इंस्क्रिप्शन जो है अशोक के वो इस पीरियड के प्रमुख रॉक एडिक्ट्स हैं, जिनसे हमें इस पीरियड के अशोक के इतिहास की जानकारी मिलती है। फिर पिलर इंस्क्रिप्शंस भी हैं अशोक के, जो ट्रायंगुलर दिखाए गए हैं यहाँ पर, जिसमें मेरठ, दिल्ली टोपड़ा, कौशाम्बी, ठीक है, लोरिया नंदनगढ़, लुम्बिनी, रामपुरवा, लोरिया अरेराज, ये सारे जो है लगभग यूपी बिहार के क्षेत्र में जो जितने भी हैं ये ज़्यादातर जो है वो पिलर इंस्क्रिप्शन से, उनसे हमें अशोक के इतिहास की जानकारी मिलती है। कुछ मिनी या माइनर रॉक एडिक्ट्स भी जो हैं वो बहुत सारे स्थान पर मिले हैं, जो यहाँ वाइट स्क्वायर से दिखाए गए, जिसमें कंधार में है, शाहबाजगढ़ी में है, कौशाम्बी में है, ठीक है। और दक्षिण भारत में भी ऐसे बहुत सारे जो है मिनी रॉक एडिक्ट्स अशोक के मिले हैं। तो ये पूरे इतने बड़े इस विशाल साम्राज्य में अशोक के इंस्क्रिप्शंस का मिलना मौर्य साम्राज्य के विस्तार को भी बताता है। साथ ही साथ अशोका द्वारा जो भी बहुत सारे कार्य उसके द्वारा किए गए थे उन सब के समय की जानकारी भी हमें उपलब्ध कराते हैं। तो अशोकन इंस्क्रिप्शंस बहुत महत्वपूर्ण है। अब इस पीरियड के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण रूलर जो अशोका रहा है, अशोका द ग्रेट कहा जाता है। तो अशोका का धर्म क्या था, अशोक किस धर्म को मानता था, ठीक है। तो अशोका's धम्म। अब अशोका वॉज द फर्स्ट रूलर हु इंस्क्राइब्ड हिज मैसेज टू हिज पीपल ऑन स्टोन। विश्व के इतिहास में अशोक का पहला ऐसा शासक हुआ है जिसने अपने संदेशों को पत्थरों के ऊपर, या पत्थर के दो तरह के जो उनके इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, रॉक्स एंड पिलर्स के ऊपर, तो उनके ऊपर खुदवा कर लोगों तक अपने संदेश पहुंचाए थे। ही यूज द इंस्क्रिप्शंस टू प्रोक्लेम हिज प्रिंसिपल ऑफ धम्मा। और अपने इन इंस्क्रिप्शंस के माध्यम से अपने उन सिद्धांतों को उसने इंस्क्रिप्शंस पर खुदवाया जो वो लोगों तक पहुंचाना चाहता था। अपने धर्म की उन बातों को वो लोगों तक पहुंचाना चाहता था, वो सब इन इंस्क्रिप्शंस पर लिखे हैं। तो इससे हमें अशोक, इन इंस्क्रिप्शन से हमें अशोक के धम्म की भी जानकारी मिलती है कि वो किस तरह के विचारों को फॉलो करता था, क्या उसके सिद्धांत थे, मोरालिटी उसकी क्या थी। अब दिस इंक्लूड रेस्पेक्ट टू एल्डर्स। अब अशोक के धम्म की महत्वपूर्ण बातों की बात करें तो अशोक के धम्म में महत्वपूर्ण थी रेस्पेक्ट टू एल्डर्स, जेनरोसिटी टुवर्ड्स ब्राह्मणास, ब्राह्मणों के प्रति दयालुता का व्यवहार, एंड अदर सेक्ट्स, दूसरे धर्मों के प्रति काइंडनेस टू स्लेव्स एंड सर्वेंट्स, नौकरों दासों के साथ दयालुता का व्यवहार, ठीक है। ये अशोक के धर्म की प्रमुख विशेषताएं थी। फिर उसकी अगली विशेषता है धर्म की रिलीजियस टॉलरेंस, धार्मिक सहिष्णुता, अन्य धर्मों के प्रति आदर का, सम्मान का व्यवहार, धर्मावलंबियों के प्रति सहिष्णुता का व्यवहार अशोक के धम्म की प्रमुख विशेषता थी। तो अशोक का धम्म था रेस्पेक्ट टू एल्डर्स, जनरसिटी टुवर्ड्स ब्राह्मणस एंड अदर सेक्ट्स, काइंडनेस टू स्लेव्स एंड सर्वेंट्स, रिलीजियस टॉलरेंस टुवर्ड्स अदर रिलीजन्स, ये सब जो है अशोक के धम्म की प्रमुख विशेषताएं थी। फिर अशोक के जो डिफरेंट रॉक एडिक्ट्स भारत में मिले हैं, अलग अलग जो हैं वो बहुत सारी जानकारी देते हैं। यहाँ पर अशोक के सभी रॉक एडिक्ट्स की समरी जो है आपके सामने दी गई है कि जो रॉक एडिक्ट्स नंबर 1 है दैट इज़ जो है वो हमें जो है प्रोहिबिशन ऑफ किलिंग ऑफ एनिमल्स के बारे में जानकारी देता है कि अशोक ने अपने साम्राज्य में जानवरों की हत्या पर प्रतिबंध लगाया था, इंक्लूडिंग हिज रॉयल किचन। यहाँ तक कि अपने राज की जो रसोई थी उसमें भी जानवरों की हत्या पर उसने प्रतिबंध लगा दिया था। रॉक एडिक्ट सेकंड जो है अरेंजमेंट्स वर मेड बोथ फॉर ह्यूमन एंड एनिमल्स बीइंग्स फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, लोगों की चिकित्सकीय इलाज की व्यवस्था के लिए भी अशोक ने व्यवस्था की थी। प्लांटेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स, हर्ब्स बोथ इन हिज किंगडम एंड बॉर्डरिंग किंगडम्स, ठीक है। तो इस तरह के जो औषधि पेड़ पौधों को लगाने पर भी उसने ध्यान दिया था। रॉक एडिक्ट थर्ड जो है बताता है ऑर्डर्ड हिज ऑफिशियल्स टू सेट आउट ऑन टूर एवरी 5 years टू प्रोपोगेट मॉरल कोड्स अमोंग हिज सब्जेक्ट्स। अशोक ने अपने धम्म के मैसेज को लोगों तक पहुंचाने के लिए कुछ विशेष अधिकारी नियुक्त किए थे जिन्हें धम्म महामाता कहा जाता है, और उनको यह आदेश था कि वो हर 5 साल में देश के अलग अलग भागों में जाएं और उस मैसेज को लोगों तक पहुंचाएं।
रॉक एडिक्ट्स फोर्थ जो बताता है, ऑर्डर्ड हिज ऑफिसर्स टू प्रोमोट द प्रैक्टिस ऑफ मॉरलिटी एंड कंपेशन अमोंग हिज सब्जेक्ट्स। अपने अधिकारियों को उसने ये आदेश दिया था कि वो लोगों को नैतिकता का पाठ पढ़ाएं, संदेश दें, ठीक है, सहिष्णुता का संदेश दें। विश्ड दैट दीज प्रैक्टिसेस वुड बी फॉलोड बाय हिज डिसेंडेंट्स, और उसके खुद के उत्तराधिकारी भी इस तरह के नियमों का पालन करें, लोगों के बीच नैतिकता का जो है व्यवहार करें। रॉक एडिक्ट्स फिफ्थ जो बताता है, अपॉइंटेड महामाताज फ्रॉम ऑल सेक्ट्स टू एस्टेब्लिश एंड प्रोमोट मॉरलिटी, और उसने सभी वर्गों में से कुछ विशेष अधिकारियों को नियुक्त किया जिन्हें धम्म महामाता कहा जाता है, जो कि नैतिकता का संदेश लोगों तक फैलाएंगे। ये रॉक एडिक्ट फिफ्थ से जानकारी मिलती है। रॉक एडिक्ट सिक्स जो है बताता है, ऑर्डर्ड हिज ऑफिसर्स टू रिपोर्ट हिम ऑन मैटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टू द अफेयर्स ऑफ द पीपल एट ऑल टाइम्स एट ऑल प्लेसेस। सिक्स्थ जो एडिक्ट है या जो शिलालेख है वो ये बताता है कि उसने अपने अधिकारियों को आदेश दिया था कि वो किसी भी समय जनता से जुड़े, प्रशासन से जुड़े किसी भी मामले पर उससे मिल सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। फिर रॉक एडिक्ट सेवन बताता है, सेल्फ कंट्रोल एंड प्योरिटी ऑफ माइंड आर ऑब्जेक्ट्स ऑफ अटेनमेंट ऑफ ऑल सेक्ट्स, ठीक है। अपने ऊपर नियंत्रण और मन की पवित्रता जो है किसी भी तरह की समस्याओं से मुक्ति दिला सकती है, उस तरह की बातें अशोक ने कही है। ऑन द रॉक एडिक्ट्स एट्थ 10th year of his appointment, he went out for Sambodhi, which was followed by visit to the Brahmanas and Sarmanas, help the पुअर एंड प्रोपोगेट मोरलिटी, गरीबों और ब्राह्मणों की हेल्प करना, ये उसने इसमें कहा है। नाइन्थ में जो है, रिकमेंडेड द प्रैक्टिस ऑफ मोरलिटी कंसिस्टिंग कर्सी टू स्लेव्स एंड सर्वेंट्स, नौकरों दासों के साथ अच्छा व्यवहार करना, रेवरेंस टू एल्डर्स, सम्मान, रेस्पेक्ट टू एल्डर्स, जेंटलनेस टू एनिमल्स एंड लिबर्टी टू ब्राह्मणास एंड श्रमणास। इस तरह की मॉरल बातें और व्यवहार की बातें जो अशोका के धम्म की महत्वपूर्ण विशेषता है वो रॉक एडिक्ट 9 से पता लगती है। फिर 10th में उसने प्रोक्लेम्ड हिज द मोरलिटी इज़ द ओनली एक्ट ऑफ फेम एंड ग्लोरी, उसने नैतिकता को ही जो है सम्मान और प्रसिद्धि का एकमात्र कारण बताया है कि जो नैतिक व्यवहार करता है उसका सम्मान, उसका जो है प्रसिद्धि हर जगह हो जाती है। फिर जो रॉक एडिक्ट 14 थे उसमें लिखा है, इंस्क्राइब्ड वे ऑफ मॉरलिटी एट वेरियस प्लेसेस इन हिज वास्ट एम्पायर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट मैटर इन प्लेसेस। तो इस तरह से उसके जो रॉक एडिक्ट्स हैं उसके द्वारा अशोका के धम्म की जानकारी हमें मिलती है। बहुत महत्वपूर्ण सोर्स है उसके बारे में जानने का। फिर बात करते हैं नेक्स्ट हम इसके बाद आगे चलते हैं हम मौर्यन प्रशासन के बारे में। ये जो जितने भी इंस्क्रिप्शन है वो हमें क्या जानकारी प्रदान करते हैं, मौर्यों का शासन व्यवस्था किस प्रकार से थी। तो द मौर्यन किंग वॉज द सेंटर ऑफ द ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। ये अभिलेख या शिलालेख हमें ये बताते हैं कि इस मौर्य प्रशासन का केंद्र धुरी जो था वो राजा था। राजा के पास ही सारे प्रशासन की पावर सेंटर्ड थे। ही एंजॉयड एब्सोल्यूट पावर, उसके पास ही सारी शक्तियां, निर्णय करने के सारे अधिकार राजा के पास थे। तो इन मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन the center of power was the king. Second, the vast empire was divided into number of provinces. ये जो इतना बड़ा मौर्यन साम्राज्य था वो बहुत सारे छोटे छोटे राज्यों में डिवाइडेड था, विभक्त था, जिन्हें प्रोविंस कहते थे। The Mauryans had a strong standing army। और तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता अगर हम मौर्य प्रशासन की बताएं जो हमें इन अभिलेखों से मिलती जानकारी, तो इस मौर्य साम्राज्य के पास एक विशाल सेना भी थी। थर्ड, द 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स, देयर वर 5 मेजर। इस मौर्य साम्राज्य के 5 महत्वपूर्ण केंद्र थे जहां से इस पूरे विशाल साम्राज्य के शासन को चलाया जाता था, संभाला जाता था, मैनेज किया जाता था। और वो सेंटर्स थे, फर्स्ट सेंटर था पाटलिपुत्र, विच वॉज द कैपिटल। पाटलिपुत्र इस साम्राज्य की राजधानी थी। उसके बाद तक्षशिला जो उत्तर पश्चिम के
क्षेत्र पर नियंत्रण रखने का काम करता था। उज्जैनी जो है मध्य और पश्चिमी भारत पर नियंत्रण का कार्य करता था। तोसली पूर्वी भारत में नियंत्रण का प्रमुख केंद्र था। और सुवर्णगिरी जो कि कर्नाटका में स्थित है, वहाँ से दक्षिणी भारत के मौर्य साम्राज्य के प्रशासन को नियंत्रित कहा जाता था। तो इस पूरे विशाल मौर्य साम्राज्य पर नियंत्रण के 5 केंद्र थे। बहुत सिंपल से याद रखना, पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और सुवर्णगिरी। फिर बात करते चौथी प्रमुख विशेषता कि ये जो चारों सेंटर्स थे वर सिचुएटेड ऑन इम्पोर्टेंट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड रूट्स। ये पांचों सेंटर्स जो है वो लंबी दूरी के व्यापारिक मार्गों पर स्थित थे। और इन रास्तों से कम्युनिकेशन जो है वो लैंड और रिवर रूट दोनों से ही किया जा सकता है। यानी जल्दी से जल्दी साम्राज्य के अलग अलग दूर दराज के क्षेत्रों से सूचनाएं जो है इन क्षेत्रों तक पहुंचाई जा सकती थी, और जहां से तुरंत और त्वरित कार्रवाई की जा सकती थी। तो इस तरह से इस एम्पायर के, इतने बड़े एम्पायर के अच्छे प्रशासन के लिए इन पांचों सेंटर्स के द्वारा उनको मैनेज किया जाता था। इतने बड़े विशाल साम्राज्य को मौर्य शासक नियंत्रित करते थे। तो ये मौर्य साम्राज्य के शासन की प्रमुख विशेषताएं हैं, जिसमें राजा जो है प्रशासन का केंद्र था। दूसरा जो है ये जो पूरा साम्राज्य था बहुत सारे छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। राजा की जो शक्ति थी एक विशाल सेना में निहित थी। तीसरा, इस साम्राज्य को 5 केंद्रों से नियंत्रित किया जाता था, और जितने भी ये पांचों केंद्र हैं वो लैंड और रिवर रूट से कनेक्टेड थे, जहां से सूचनाओं का जल्दी से जल्दी आदान प्रदान हो सकता था और पूरे इस विशाल साम्राज्य को नियंत्रित किया जा सकता था। तो ये मौर्य प्रशासन के प्रमुख विशेष शासन के अन्य विशेषताओं की बात करें तो मेगास्थनीज ने जो अपनी इंडिका बुक लिखी है उसमें मौर्य प्रशासन के बारे में ये बताया है कि मौर्य शासन में सेना को नियंत्रित करने के लिए वहाँ पर बहुत सारी कमिटीज़ और सब कमिटीज़ बनाई गई थी, और उसमें सेना के लिए एक जो है 6 सब कमिटीज़ का गठन किया गया था, जो सेना के समन्वयन और उससे संबंधित सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करती थी। दिस 6 सब कमिटीज़ वर द नेवी, ट्रांसपोर्ट, इन्फेंट्री, कैवलरी, चैरियट्स एंड एलिफेंट। तो ये जो 6 सब कमिटीज़ थी सेना की, उसमें से पहली कमेटी जो है जल सेना का काम देखती थी, दूसरी कमेटी जो है ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का काम देखती थी, तीसरी सब कमेटी जो है पैदल सेना से संबंधित गतिविधियों को नियंत्रण रखने का काम करती थी, चौथी जो सब कमेटी थी वो घुड़सवार सेना से संबंधित कार्यों को देखती थी, पांचवी सब कमेटी जो है रथ सेना का काम देखती थी, और छठी समिति जो है हस्ती सेना या हाथियों की सेना से संबंधित कार्यों को देखती थी। और इनमें जो सेकंड सब कमेटी थी वो इन सभी सेनाओं के लिए, जल सेना, रथ सेना, घोड़सवार सेना, पैदल सेना और हाथियों वाली सेना के संबंधित जो भी सामान लाने ले जाने और उनके लिए खाने पीने की आवश्यकताओं के साथ ही साथ जानवरों के लिए चारा और जो भी सेना के ऑफिसर्स रहेंगे उनकी सेवा में काम करने वाले नौकरों और शिल्पकारों, कारीगरों की व्यवस्था करने का काम जो है सेकंड सब कमेटी का था। तो इस तरह से सेना की गतिविधियों के लिए 6 सब कमिटीज़ बनी हुई थी, जो ये बताती है कि मौर्य सेना कौन कौन से भागों में बटी हुई थी, साथ ही साथ उन सब सेनाओं के बीच में आपसी समन्वय का कार्य किस प्रकार होता था। फिर बात करते हैं हम अशोका के जो उपाय हैं जिसके द्वारा उसने इतने बड़े इस मौर्य साम्राज्य को एक बहुत लंबे समय तक, लगभग 50 वर्ष तक अशोका ने रूल किया था। तो इतने समय तक वो बिना युद्ध किए कैसे उसने इस मौर्य साम्राज्य को सुरक्षित रखा, उसने होल्ड रखा या जो है अपने नियंत्रण में रखा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कलिंग युद्ध के बाद से ही अशोक ने युद्ध का परित्याग कर दिया था, और उसके बाद लगभग 42 वर्षों तक उसने रूल किया था। तो इस दौरान उसने ऐसी कौन सी स्ट्रेटजीज़ का यूज़ किया जिसके द्वारा वो इतने बड़े साम्राज्य को जो है अपने नियंत्रण में रख पाया। तो सबसे पहला है अशोका ट्राइड टू होल्ड हिज एम्पायर टुगेदर बाय प्रोपोगेटिंग धम्मा। तो अशोक ने इतने बड़े इस एम्पायर को धम्म को प्रोपोगेट करके, धम्म के विचारों का प्रचार प्रसार करके जो है उसने मतलब अपने नियंत्रण में रखा। और दूसरा, ही अपॉइंटेड स्पेशल ऑफिसर्स कॉल्ड धम्म महामातास टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ धम्मा। और दूसरा उसने क्या किया, इतने बड़े इस साम्राज्य में लोगों तक अपने संदेश को पहुंचाने के लिए कुछ विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की थी जिन्हें धम्म महामाता कहा जाता था। और ये अधिकारी जो है अशोक के मैसेज को लोगों को पढ़ पढ़ कर सुनाया करते थे, बताया करते थे, और उनमें नैतिकता जो है उसके नियमों का पालन करने का जो है सुनिश्चित करते थे। तो इन दो तरीकों से, एक बाय प्रोपोगेटिंग धम्मा एंड बाय स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ धम्मा थ्रू धम्म महामाता, तो इन दो तरीकों से उसने जो है अपने एम्पायर को
होल्ड रखा। फिर इस मौर्य साम्राज्य के बाद धीरे धीरे हमारे देश में जो राजत्व की नए नए सिद्धांत जो है अस्तित्व में आने लगे थे। पोस्ट मौर्यन पीरियड्स, मौर्यास के बाद में न्यू नोशंस ऑफ किंगशिप या राजत्व के नए सिद्धांत जो है वो आने लगे थे। तो वो क्या थे? तो बाय सेकेंड सेंचुरी BC न्यू chiefdoms एंड किंगडम्स इमर्ज इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट्स। दूसरी शताब्दी के बाद धीरे धीरे भारत के अनेक भागों में नए नए राज्य और साम्राज्य और नए नए वंश जो है वो अस्तित्व में आए, जिसमें दक्षिणी भारत में चोलास, चेरास और पांड्यास थे, जो कि तमिलकम या दक्षिणी भारत का जो राज्य था उसे तमिलकम कहा जाता था। वहाँ पर ये चोल, चेराज और पांड्यास तीन वंश थे जिन्होंने इस दक्षिण भारत के उस क्षेत्र पर अधिकार किया था। और इन तीनों वंशों के बारे में जो है हमें संगम टेक्स्ट से जानकारी मिलती। तमिल क्षेत्र के इतिहास की जानकारी का हमारे पास जो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है वो संगम टेक्स्ट है। और संगम जो है यहाँ के इन चोलास, चेराज और पांड्याज राजाओं द्वारा जो है विभिन्न विद्वानों को लेकर तीन जो है अलग अलग विद्वानों के संगम या सम्मेलनों का आयोजन किया था, जिन्हें संगम कहा जाता है। और इन्हीं संगमों में जो लिटरेचर या साहित्य सृजित किया गया था, उस साहित्य से हमें दक्षिण भारत के इस इतिहास की जानकारी मिलती है। फिर मध्य भारत की बात करें तो उस समय नए नए राज्य यहाँ पर अस्तित्व आए थे, जिसमें सातवाहनास और शकास जो थे। सातवाहना महाराष्ट्र के क्षेत्र में रूल करते थे, शकास जो है गुजरात राजस्थान का जो पार्ट था वहाँ पर रूल करते थे। और इन दोनों ने ही धीरे धीरे अपने आप को शक्तिशाली राज्यों के रूप में स्थापित कर लिया था, क्योंकि ये लंबी दूरी के व्यापार पर नियंत्रण रखते थे। फिर फर्स्ट सेंचुरी BC के बाद इंडिया का जो नॉर्थ वेस्ट या उत्तर पश्चिम का क्षेत्र था वहाँ पर कुछ नए राज्य अस्तित्व में आए थे, जिसमें कुषाणास या कुषाण वंशी जो थे उन्होंने इस क्षेत्र के बहुत बड़े भाग पर, सेंट्रल एशिया से लेकर नॉर्थ वेस्ट एशिया का जो भाग था उस पर एक बहुत लंबे समय तक रूल किया था। उनकी हिस्ट्री, कुषाणास की हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए हमारे पास बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस हैं, कॉइन्स हैं और स्कल्पचर्स, मूर्तियां हैं, जिनसे हम कुषाणों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। और इन्हीं कुषाणों ने राजत्व के नए सिद्धांत को एक मैसेज लोगों को कन्वे किया था। द नोशन ऑफ किंगशिप दे वांटेड टू कन्वे आर वेल रिफ्लेक्टेड इन देयर कॉइन्स एंड स्कल्पचर। और वो जो अपने राजत्व के या न्यू नोशन ऑफ किंगशिप के उस मैसेज को लोगों तक पहुंचाना चाहते थे, वो मैसेज जो है हमें उनके सिक्कों और उनकी मूर्तियों से पता लगता है। अब उनके सिक्कों और मूर्तियों में क्या जानकारी मिलती है? तो ह्यूज स्टेच्यूज ऑफ कुषाणा रूलर्स हैव बीन फाउंड इन यूपी एंड अफगानिस्तान। कुषाण राजाओं के बड़े बड़े जो है आदमकद प्रतिमाएं जो है उत्तर प्रदेश और अफगानिस्तान के बहुत सारे क्षेत्रों से मिली है। दीज इंडिकेट्स दैट द कुषाणा कंसिडर्ड देमसेल्व्स गॉड लाइक। और ये बड़ी बड़ी मूर्तियां जो है ये बताती है कि कुषाण शासक अपने आप को भगवान की तरह मानते थे, भगवान के समतुल्य समझते थे। दे क्लेम डिवाइन स्टेटस एंड अडॉप्टेड द टाइटल देवपुत्र और सन ऑफ गॉड। और वो अपने आप को भगवान की तरफ पवित्र जो है एक स्टेटस जो है वो मानते थे, और उन्होंने अपने नाम के साथ देवपुत्र की उपाधि ली है। देवपुत्र का मतलब होता है सन ऑफ गॉड या भगवान का, ईश्वर का पुत्र। तो वो अपने आप को ईश्वर के पुत्र के रूप में मनवाना चाहते थे। तो ये एक नया जो है राजत्व का सिद्धांत है कि राजा को जो है भगवान ने बनाया है, भगवान ने कुछ विशेष लोगों को ही राजा बनने का राइट दिया है, और राजा जो है इस पृथ्वी पर ईश्वर के समतुल्य होता है। इस तरह की आइडियोलॉजी इन कुषाणा रूलर्स ने डेवलप की थी, जिसे ही न्यू नोशन ऑफ किंगशिप कहा जाता है। फिर आगे बात करते हैं कि इस मौर्य पीरियड के बाद के इतिहास की जानकारी के हमारे पास क्या क्या सोर्सेस है। तो जैसा कि अभी हमने जो राजत्व के सिद्धांत में देखा कि बहुत सारी इंस्क्रिप्शंस, बहुत सारे मूर्तियां और बहुत सारे सिक्के इस पीरियड के मिलते हैं, जिनसे हम इस पीरियड के इतिहास की जानकारी प्राप्त करते हैं। इनके अलावा बहुत सारा लिटरेचर भी इस पीरियड का मिला है। मौर्य के बाद भारत में साहित्यिक बहुत सारी कृतियां लिखी गई है, बहुत सारे कॉइन्स मिले हैं, इंस्क्रिप्शंस हैं, इंक्लूडिंग प्रशस्ति। इंस्क्रिप्शंस में से कुछ विशेष प्रकार के इंस्क्रिप्शंस या अभिलेख भी मिले हैं जिन्हें प्रशस्ति कहा जाता है, और उसमें प्रयाग प्रशस्ति या जिसको इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन भी कहा जाता है, वो गुप्ता पीरियड के इतिहास को जानने का एक बहुत महत्वपूर्ण सोर्स है। और इस प्रयाग प्रशस्ति का लेखक था हरिसेना, जो कि सम्राट समुद्रगुप्त के दरबार का एक दरबारी कवि था। ठीक है, तो ये प्रयाग प्रशस्ति के बारे में जनरली पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है गुप्त साम्राज्य के इतिहास की जानकारी का, और इसको लिखने वाला जो था उसका नाम था हरिसेन, जो कि समुद्रगुप्त के दरबार का एक कवि था। ठीक है, अब जितने भी ये
जो इंस्क्रिप्शंस हैं, मूर्तियां हैं या जो कोइंस है, वो सिर्फ राजा या जो शाही परिवार और उनसे संबंधित तो जानकारियाँ प्रदान करते हैं, लेकिन सामान्य जनता के बारे में हमें जानकारी जो है इनसे ज़्यादा नहीं मिल पाती है। तो what आर द सोर्सेज टू कलेक्ट द आइडियाज़ ऑफ द जनरल पब्लिक? सामान्य जनता के बारे में जानकारी के सोर्सेज हमारे पास क्या हैं? तो हिस्टोरियंस हैव ट्राइड टू अंडरस्टैंड दिस बाय एग्जामिनिंग स्टोरीज कंटेंट इन जातकास रिटन इन पाली एंड पंचतंत्रता। तो सामान्य जनता राजाओं के बारे में क्या सोचती थी, उसको जानने के लिए हमारे जो इतिहासकार हैं वो उस समय की कुछ कहानियों को विशेष महत्व देते हैं। और दो तरह की कहानियों के संग्रह इस समय के मिलते हैं, जिन्हें एक जो है वो जातक कहानी संग्रह है जो कि पाली भाषा में लिखा गया था, और दूसरा जो है पंचतंत्र की कहानियां हैं। तो पंचतंत्र की कहानियां और जातक कहानियां जो है वो सामान्य जनता राजाओं के बारे में क्या सोचती थी उसको जानने का बहुत महत्वपूर्ण सोर्स है। तो ये एक क्वेश्चन में भी पूछा जाता है और आपको याद रखना है। जातक कहानियाँ जो है गौतम बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानियों से संबंधित है, जबकि पंचतंत्र की कहानियाँ जो है विष्णु शर्मा द्वारा लिखित वो कहानियाँ जिसमें जानवरों की कहानियों की छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से नैतिक उपदेश दिए गए हैं। The Jataka story indicates the strained relationship between kings and subject. जातक कहानियों से राजा और सब्जेक्ट या जनता के बीच की जो रिलेशंस थे उनकी जानकारी मिलती है, जिसमें ये पता लगता है कि राजा जो है वो बहुत ज़्यादा टैक्स किसानों से वसूलते थे और कभी कभी पीजेंट्स इस चीज़ को अपोज भी करते थे, विरोध भी करते थे, यानी राजाओं के खिलाफ विरोध और विद्रोह भी होते थे। और जनरली उसका रीज़न जो होता था राजाओं द्वारा वसूला जाने वाला टैक्स होता था। ठीक है, फिर इन्हीं कहानियों और इन्हीं सब चीज़ों के माध्यम से हमें सामान्य जनता क्या कार्य करती थी, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों का जीवन किस प्रकार था, उसकी भी जानकारियाँ मिलती है। तो ग्रामीण क्षेत्र में लोग जो है जैसे जैसे टैक्स की डिमांड बढ़ती जाती थी, तो उन्होंने उस टैक्स की डिमांड को पूरा करने के लिए अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना स्टार्ट करती है। तो प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए उन्होंने किन नई तकनीकों का प्रयोग किया, या उस समय कौन सी नई तकनीकें प्रयोग में लाई गई जिसके द्वारा खेती में होने वाले उत्पादन को बढ़ाया गया था? तो देयर वर 4 टेक्निक्स, 4 तकनीकें यूज़ की जाती थी, जिसमें सबसे पहली थी यूज़ ऑफ आयरन टिप प्लो। ठीक है, हल जो होता था लकड़ी का, उसके निचले भाग में लोहे की रॉड लगाकर आयरन टिप्ड उसको बना दिया जाता था, जिसके द्वारा क्या है वो ज़्यादा गहराई तक खोद सकती थी, और जिससे जो है बीज ज़्यादा गहराई तक जाता था, और उसकी वजह से वो क्या है ज़्यादा अच्छा उत्पादन दे पाते थे, क्योंकि ज़मीन के अंदर के जो है फर्टिलिटी और जो न्यूट्रिएंट्स है वो उस बीज को मिल सकते थे। दूसरा, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसप्लांटेशन ऑफ पैडी। इस समय चावल की खेती में एक नया तरीका यूज़ में लाया जाने लगा जिसको ट्रांसप्लांटेशन कहा जाता है, जिसमें इसको रोपण विधि कहा जाता है हिंदी में, कि चावल के पौधे पहले तैयार किए जाते थे और बाद में उन चयनित सेलेक्टेड जो अच्छे पौधे होते थे उनको खेत में थोड़ी थोड़ी दूर पर लगाया जाता था, और इसकी वजह से चावल का प्रोडक्शन अचानक से बढ़ गया। और खेती में आज भी यही ट्रांसप्लांटेशन टेक्निक जो है चावल की कृषि में यूज़ की जाती है, जिससे ज़्यादा अधिक मात्रा में उत्पादन प्राप्त होता है। फिर तीसरा है कि इस समय कृषि में इरिगेशन फैसिलिटीज़ का भी यूज़ होने लगा। बहुत सारे तरीक़ों से खेती में सिंचाई जो है वो की जाने लगी, जिसमें कुएँ तो थे ही थे, उसके साथ ही साथ इस समय तालाबों का निर्माण, नहरों का निर्माण, और उनके द्वारा खेती में सिंचाई का प्रयोग होने लगा, और खेती में सिंचाई के द्वारा जो है पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जाने लगी। और चौथा, इस समय जो कम वर्षा वाले और जंगली पहाड़ी क्षेत्र होते थे वहाँ पर हो एग्रीकल्चर, या जिसको हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं, स्थानांतरित कृषि कहते हैं, वो तकनीक यूज़ आने लगी। सेमी एरिड अर्धशुष्क जो मरुस्थलीय क्षेत्र होते थे, जो पंजाब राजस्थान के होते थे, या फिर नॉर्थ ईस्ट और सेंट्रल भारत के जो पहाड़ी क्षेत्र होते थे वहाँ पर ये हो एग्रीकल्चर या स्थानांतरित कृषि, जूम कल्टीवेशन जिसको कहते हैं, जिसमें जंगलों को काटा जाता है, जलाया जाता है और फिर खेती की जाती है, वो यूज़ में आने लगी। तो जंगली क्षेत्रों में शिफ्टिंग कल्टीवेशन होने लगी, जबकि जहाँ खेत होते थे वहाँ पर आयरन टिप फ्लफ का यूज़ होने लगा। फिर जो पैडी है या चावल है उसकी खेती में ट्रांसप्लांटेशन टेक्निक यूज़ होने लगी, और इरिगेशन फैसिलिटीज़ इस समय इंक्रीज होने से जो है प्रोडक्शन बढ़ा। और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ने के साथ ही साथ क्या हुआ, ग्रामीण क्षेत्र के जीवन में भी बहुत सारे अंतर देखने को मिलते हैं, डिफरेंस इन रूरल सोसाइटी। तो इस पीरियड की ग्रामीण क्षेत्र में लोग किस तरह से कैसे जीवन जीते थे, तो विद द इंक्रीज इन प्रोडक्शन
जैसे जैसे कृषि का उत्पादन बढ़ा, डिफरेंसेस अरोज अमंग पीपल इंगेज इन एग्रीकल्चर। खेती का काम करने वाले लोगों के जीवन में भी अंतर साफ साफ दिखने लगा। और इस अंतर का जो पता है वो हमें बुद्धिस्ट ट्रेडिशन से, या बुद्धिस्ट लिटरेचर जो है वो सामान्य किसानों में किस तरह के अंतर देखने को मिलते हैं उसके बारे में बताते हैं। कि उस समय जो है देयर वर 3 कैटेगरीज ऑफ फार्मर्स। किसानों की 3 तरह की श्रेणियां बन चुकी थी, जिसमें पहली थी लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर, जो है जिनके पास ज़मीन नहीं होती थी, भूमिहीन मजदूर जो होते थे, जो काम तो खेती का करते थे लेकिन उनके पास ज़मीन नहीं होती थी। ये पहली कैटेगरी थी। दूसरी कैटेगरी थी स्मॉल पीजेंट्स की, छोटे किसानों की, जिनके पास ज़मीन होती थी लेकिन बहुत कम मात्रा में उनके पास ज़मीन होती थी। तीसरी कैटेगरी थी लार्ज लैंड लॉर्ड्स की, बड़े बड़े लैंड लॉर्ड्स, भूमि स्वामी, भूस्वामी जो होते थे। तो इस तरह से 3 कैटेगरी थी, लैंडलेस लेबरर, स्मॉल पीजेंट्स एंड लार्ज लैंडलॉर्ड्स या बड़े भूस्वामी। फिर जो बड़े भूस्वामी होते थे, लैंडलॉर्ड्स होते थे, एंड हेड ऑफ विलेज वर मोर पावरफुल एंड हैड कंट्रोल ओवर फार्मर्स। गांव के जो बड़े बड़े भूस्वामी या जिनको हम जमींदार कह सकते हैं, वो जमींदार और गांव का मुखिया, ये 2 लोग होते थे जो गांव के बाकी सारे किसानों और लोगों के ऊपर नियंत्रण का काम करते थे। दक्षिण भारत की बात करें तो संगम टेक्स्ट या संगम लिटरेचर जो है उसमें पता लगता है कि वहाँ की जो लार्ज लैंड ओनर्स होते थे उन्हें वेल्लालर कहा जाता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वेल्लालर वर्स द लार्ज लैंड ओनर्स नोन इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया के बड़े बड़े भूस्वामियों को वेल्लालर कहा जाता था। जो स्मॉल पीजेंट्स होते थे उन्हें प्लोमैन या ऊंचवार कहा जाता था। ठीक है, छोटे किसान जो है वो ऊंचवार कहे जाते थे। और जो लैंडलेस लेबरर्स होते थे उन्हें स्लेव्स या अदीमई, गुलाम या अदीमई कहा जाता था। तो ये 3 वर्ड्स हैं, वेल्लालर लार्ज लैंड ओनर्स, ऊंचवार स्मॉल पीजेंट्स, एंड अदीमई मीन्स स्लेव्स या लैंडलेस लेबरर्स। ठीक है, तो ये उन्हें वहाँ पर कहा जाता था। 10 डिफरेंस इन रूरल सोसाइटी वर बेस्ड ऑन कंट्रोल ओवर लैंड, लेबर एंड टेक्नोलॉजी। तो इस तरह से हमें पता लगता है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो लोगों के बीच सामाजिक अंतर था वो इस बात पर निर्भर करता था कि कितनी ज़मीन पर आपका कंट्रोल है और कितने लेबर और कौन सी टेक्नोलॉजी आप खेती में यूज़ करते हैं। आपके यहाँ लेबर काम करते हैं, आप लैंड लॉर्ड हैं, तो आपकी कैटेगरी हाई होगी। आप खुद खेती करते हैं या आप जो है दूसरों के खेतों में खेती करते हैं तो आप लो कैटेगरी के हो जाते थे। तो इस तरह से ये जो है रूरल सोसाइटी की डिफरेंस की जानकारी से संबंधित था। अब इस पोस्ट मॉडर्न पीरियड के इतिहास की जानकारी में बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं और उसमें एक सोर्स जो है ग्रामीण क्षेत्र की जानकारी जो प्रदान करता है वो वहाँ पर जो है लैंड ग्रांट्स या भूदान जो हैं वो भी इस पीरियड की जानकारी को प्रदान करते हैं। और भूदान से हमें ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले नए नए जो अभिजात वर्ग के लोग हैं उनकी भी जानकारी मिलती है। लैंड ग्रांट्स बाय किंग्स वर रिकॉर्डेड इन इंस्क्रिप्शंस। जो भी भूदान दिया जाता था वो अभिलेख के रूप में सुरक्षित रखा जाता था। और जनरली लैंड ग्रांट्स के जो अभिलेख हैं वो कॉपर प्लेट्स के रूप में मैक्सिमम मिलते हैं। मोस्ट ऑफ द रिकॉर्ड्स आर जनरली अबाउट ग्रांट्स टू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस और टू ब्राह्मणास। जनरली जो लैंड ग्रांट्स है या तो वो किसी धार्मिक संस्था को दिए जाते थे या फिर ब्राह्मणों को ये भूदान देने के जो है वो लेख या उल्लेख मिलते हैं। अब ऐसे उल्लेख में लैंड ग्रांट्स के बारे में सबसे महत्वपूर्ण जो है प्रभावती गुप्ता, डॉटर ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड वॉज मैरिड इन टू द फैमिली ऑफ वाकाटकाज इन डेक्कन। ठीक है, ये जो प्रभावती गुप्ता है उसके लैंड ग्रांट्स के बहुत सारे अभिलेख मिलते हैं। अब प्रभावती गुप्ता जो है वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय, जो कि गुप्त वंश का एक बहुत महत्वपूर्ण और शक्तिशाली शासक था, उसकी पुत्री थी। और इसका विवाह दक्षिण भारत की वाकाटका राजवंश में हुआ था। और इनके बहुत सारे लैंड ग्रांट्स के या भूदान के अभिलेख मिलते हैं जिनसे बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलती है या उस समय की सोसाइटी के बारे में बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती है। जिसमें से एक थी कि अकॉर्डिंग टू संस्कृत लीगल टेक्स्ट वुमेन वर नॉट सपोज टू हैव एक्सेस टू लैंड। संस्कृत के जो धर्म सूत्राज और शास्त्राज हैं उसमें यह लिखा हुआ मिलता है कि महिलाओं को प्रॉपर्टी का राइट नहीं था, वो भूमि की स्वामी नहीं होती थी। लेकिन प्रभावती की गुप्ता के जो अभिलेख मिलते हैं दैट इंडिकेट्स दैट प्रभावती हैड एक्सेस टू लैंड। लेकिन प्रभावती के अभिलेखों से ये पता लगता है कि उनको तो ज़मीन का राइट था। तो प्राचीन भारत में ये जो जानकारी है ये पता लगाती है कि कुछ महिलाएं ऐसी थी जिनको प्रॉपर्टी का भी राइट होता था।
फिर लैंड ग्रांट्स एंड न्यू रूरल एलाइट में द इंस्क्रिप्शंस गिव अस एन आइडिया अबाउट रूरल पीपल, ब्राह्मणास, पीजेंट्स एंड अदर। ये जो लैंड ग्रांट्स के इंस्क्रिप्शन है उनसे हमें गांव में रहने वाले लोगों के जीवन, स्पेशली ब्राह्मणास और किसानों के जीवन से जुड़ी हुई बहुत जानकारियाँ मिलती है। देयर वर रीजनल वेरिएशन इन द साइज ऑफ लैंड डोनेटेड, और भारत के अलग अलग क्षेत्रों में ज़मीन दान देने की जो साइज़ थी वो अलग अलग मिलती है। जनरली जो उपजाऊ क्षेत्र होते थे वहाँ कम भूमि जो है दान में दी जाती थी, क्योंकि उसमें उत्पादन अधिक होता था, जबकि जो शुष्क क्षेत्र हैं वहाँ पर ज़मीन का एक बहुत बड़ा भाग भी दान में दिया जाता था, क्योंकि बहुत बड़े भाग को दान में देने के बाद भी उसकी उत्पादकता कम रहती थी। लैंड ग्रांट्स वर मेड टू एक्सटेंड एग्रीकल्चर टू न्यू एरियाज और टू विन allies बाय मेकिंग ग्रांट्स ऑफ लैंड। लैंड ग्रांट्स देने का एक और उद्देश्य देखने को मिलता है कि लैंड ग्रांट देने के पीछे एक सोच ये भी थी कि उन क्षेत्रों में खेती का विस्तार किया जाए जहां अभी भी खेती नहीं की जाती, यानी कि खेती के विस्तार के लिए भी भूदान दिए जाते थे। और साथ ही साथ भूदान देने के पीछे नए मित्रता संबंधों को स्थापित करना भी एक उद्देश्य रहता था। लैंड ग्रांट्स प्रोवाइड एन इनसाइट इनटू द रिलेशनशिप बिटवीन पीजेंट एंड द स्टेट। और लैंड ग्रांट्स की जो अभिलेख हैं वो सामान्य जनता और राजा या जो रूलिंग क्लास थी उनके बीच के संबंधों की बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हमें प्रदान करते हैं। However, groups such as pastoralists, fisher folks, hunter gatherers, sedentary artisans, and shifting cultivators didn't keep detailed records of their lives and transaction। लेकिन इसके साथ साथ ये भी पता चलता है कि उस समय के जो चरागाह थे, मछली पकड़ने वाले लोग थे, शिकारी और खाद्य संग्राहक थे, जो घूमने फिरने वाले शिल्पकार थे, जो शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स थे, ये अपने कार्यों के बारे में कोई रिकॉर्ड नहीं रखते थे, और उनके कार्यों का कोई रिकॉर्ड न होने की वजह से ऐसे लोगों के जीवन के बारे में हम ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाती है। तो ये सारे वो लोग हैं जिनसे लैंड ग्रांट्स से भी जो है हमें ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाती है। इसके बाद ये जो आज का वीडियो है वो यहीं समाप्त होता है। बाकी का बचा हुआ जो पार्ट है वो हम पार्ट 3 में लेकर मैं आपके सामने कुछ ही समय में प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। हैव ए नाइस डे टू ऑल। गुड